हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने पुर्तगाली, डच और अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे जो फ्रांस से आई थी। यह एक महत्वपूर्ण कंपनी है क्योंकि आगे चलकर हम दो ही ऐसी महत्वपूर्ण कंपनियों को देखेंगे जो आपस में भिड़ेंगी, और वो होंगी अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी। लेकिन फ्रेंड्स, फ्रांसीसी कंपनी करने के पहले हम जो कंपनी पढ़ेंगे उस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे जो है वो डेनिश कंपनी। क्योंकि अगर हम देखें, पुर्तगाली जो 1498 में आए थे, फिर डच कंपनी 1595 ईस्वी में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे, और उसके बाद जिस कंपनी का भारत में आगमन होता है वह जो रहती है वो डेनिश कंपनी रहती है। बहुत छोटी सी कंपनी है, इतना व्यापार विस्तार नहीं कर पाई और बहुत जल्दी भारत से चली जाती है, इसलिए इस कंपनी को हम पढ़ते नहीं हैं। लेकिन ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेनिश जो अंग्रेज़ों के बाद जिस कंपनी का आगमन होता है, चौथे नंबर पे जो कंपनी आती है वो कंपनी का नाम रहता है डेनिश कंपनी। तो डेनिश के बारे में अगर हम पढ़ें तो अंग्रेज़ों के बाद जो कंपनी आई 1616 में वो डेनिश कंपनी थी। ये जो डेनिश कंपनी आई थी ये डेनमार्क से आई थी। डेनमार्क की हम लोकेशन देख लेते हैं कि डेनमार्क आज के टाइम पे कहाँ है। तो डेनमार्क आप ये देख पा रहे होंगे, नॉर्वे, स्वीडन और यहाँ ये फ्रांस, जर्मनी और यहाँ पे ये जो है हमारा जो पड़ता है वो डेनमार्क पड़ता है। तो यहीं से डेनमार्क ने जिस कंपनी को बनाया था उसी को कहा जाता था डेनिश कंपनी। तो अगर हमने ये चीज़ देख ली कि अंग्रेज़ों के बाद जो आए थे वो डेनिश आए थे। डेनिश जो थे वो फ्रांसीसियों से पहले आ गए थे क्योंकि फ्रांसीसी जो थे वो 1664 में आते हैं और डेनिश जो थे वो 1616 में आ जाते हैं। तो 1620 में ये जो डेनिश थे इन्होंने दो जगह अपनी कोठी बनाई थी, फैक्ट्री स्थापित की थी। 1620 में पहली जो ट्रैंकोबार, जिसको तंजौर नाम से भी जाना जाता है, आज के टाइम पे अगर हम देखें तो तमिलनाडु में है, और अगली फैक्ट्री जो खोली थी वो सीरमपुर में खोली थी जो कि बंगाल में पड़ती है। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1745 तक अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेज को बेचकर वापस से डेनमार्क चले जाते हैं। तो अगर हम भारत में आने का, कंपनियों के आने का क्रम देखते हैं, यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम देखें तो सबसे पहले जो कंपनी आई थी वो पुर्तगाली थी, उसके बाद डचों का आगमन देखते हैं, फिर अंग्रेज आए और डेनिश आए और फिर फ्रांसीसी और इस तरीके से स्वीडन आए। तो हमने डेनिश कंपनी के बारे में पढ़ लिया। अब हम जिस कंपनी को पढ़ेंगे वो कौन सी कंपनी है? फ्रांसीसी कंपनी है। अब हम चलते हैं, देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हम फ्रांसीसी कंपनी के बारे में देखें तो आप देखोगे कि भारत में सबसे बाद में प्रवेश किया फ्रांसीसी कंपनी। अगर महत्वपूर्ण कंपनी, क्योंकि हाँ स्वीडिश कंपनी भी आई बट इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही, डेनिश कंपनी की तरह ही रही, छोटी कंपनी थी, आई चली गई। लेकिन अगर हम महत्वपूर्ण और आखिरी में महत्वपूर्ण कंपनी की बात करते हैं तो वो है फ्रांसीसी। भारत में सबसे बाद में प्रवेश किया सन 1764 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें। हमें पता है ये लुई 14वें जो थे वो फ्रांस के सम्राट थे। इन्होंने लुई 14वें के मंत्री थे कोलवर्ट, इन्होंने पहली बार, प्रथम बार प्रयास किया कि हम भी जैसे अन्य देश, यूरोपीय जो देश हैं वो जाकर भारत में व्यापार कर रहे हैं और बहुत सारा मुनाफा कमा रहे हैं, वैसे हमें भी मुनाफा कमाना चाहिए। और ये इस चीज़ की जो डिमांड रहती है वो राजा के सामने लुई 14 के सामने, लुई 14वें के सामने रखते हैं और उनको ये प्रस्ताव पसंद आता है और वो कहते हैं कि ठीक है, हम भी एक नई कंपनी की स्थापना करेंगे। और वो जिस फ्रांस के द्वारा जो कंपनी बनाई गई थी उसी फ्रांसीसी कंपनी को एक नए नाम से जाना गया और वो नाम था फ्रैंकस देस इंडेस ओरिएंटल्स। ये फ्रांसीसी कंपनी का नाम था। और फ्रांसीसी कंपनी, ये जो कंपनी थी, क्योंकि ये सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी, इसीलिए ये कंपनी को सरकारी कंपनी भी कहा जाता है। कि अभी तक जो भी भारत में कंपनियां आई थी वो सभी प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन मात्र ये जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये एक सरकारी कंपनी थी। इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता था क्योंकि ये कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित एवं आर्थिक सहायता पर निर्भर होती थी। अब हम बात करते हैं 1664 में कंपनी बनकर तैयार हो गई है। अब ये भारत आने को
भारत आ गई है। अब ऐसी कंडीशन में जब फ्रांसीसी कंपनी आती है भारत, तो हम देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, भारत में क्या चल रहा है। तो अगर हम भारत में देखते हैं तो केंद्र सत्ता पर औरंगजेब बैठे हुए हैं। अगर हम हिंद महासागर अरेबियन सी देखते हैं तो यहाँ पर पूरी सत्ता जो है वो पुर्तगालियों के हाथ में है, पूरा कब्जा पुर्तगाली कर बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर पुलिकट में देखते हैं, ये मद्रास वाले इलाके में अगर हम देखें तो डचों का कब्जा है। कोचीन में, गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा है। इस तरीके से कासिम बाजार जो बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे डचों का कब्जा है। हुगली पर, अगर यहीं पे हुगली है, हुगली में हमने देखा था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यहाँ पर अपनी कंपनी स्थापित करी थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सूरत में भी किसका कब्जा है, अंग्रेजों का कब्जा है। तो ये स्थिति थी 1664 में कि जब फ्रांसीसी भारत आ गए थे, तब हमने भारत की स्थिति देखी। और हम इसके बाद क्या होता है, जब पहली बार फ्रांसीसी आते हैं तो 1664 से 1667 तक वो लोग व्यापार करते हैं और इस दौरान उनको इतना मुनाफा नहीं होता। तब फ्रांस से एक कंपनी का नया डायरेक्टर बनाकर भेजा जाता है जिसका नाम रहता है फ्रैंकोइस कैरो। यह आता है और ये पहली कोठी जो स्थापित करता है वो कहाँ स्थापित करता है, सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करता है। अब सूरत में हम देखते हैं कि ये सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करता है। लेकिन अगर हम यहाँ सूरत में देखें तो सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, डच भी यहाँ पर हैं और अंग्रेज भी हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज और पुर्तगाली, ये सभी लोग जो हैं, अंग्रेज, पुर्तगाली और डच, ये तीनों ही कंपनियां यहाँ पर आधिपत्य जमाए हुए हैं। वो सूरत में जो फ्रांसीसी थे वो अपनी पहली फैक्ट्री तो स्थापित कर लेते हैं, लेकिन वो उनको इतना मुनाफा नहीं होता। वो जितना मुनाफा सोच कर आए थे उतना मुनाफा उनको सूरत में नहीं मिलता है। इसके बाद जो हम देखेंगे तो इस 1600, ये बात हो गई कब की, 1668 में इन्होंने सूरत में अपनी पहली कोठी बनाई। सूरत में इतना ज़्यादा प्रतिस्पर्धा था क्योंकि कोई भी व्यापारी आता था, वो सूरत जो था वो हॉट पॉइंट हुआ करता था। वो सभी सूरत पर ही क्या करना चाहते थे, व्यापार, सूरत से ही व्यापार करना चाहते थे। इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, सूरत में एकदम मार मची हुई थी, इस वजह से उनका व्यापार इतना फला फूला नहीं। और फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो एकदम नई नई ही आई थी, तो इस वजह से यहाँ पर वो उनका व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल पाता। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों ने यह निर्णय लिया कि अब वो गोलकुंडा के शासक से मिलेंगे। किससे मिलेंगे, गोलकुंडा के शासक से मिलेंगे। इसके पहले हम गोलकुंडा के शासक के बारे में पढ़ें, हम लोकेशन देख लेते हैं कि गोलकुंडा पड़ता कहाँ पे है। ये अगर हम देखते हैं इंडिया का मैप अगर हम देखें तो ये वाला रीजन, ये जो आंध्र प्रदेश वाला ये मेजर रीजन होता है, ये जो रीजन पड़ता है यही गोलकुंडा का रीजन कहलाता है। तो इस तरीके से अब वो, क्योंकि गोलकुंडा का जो शासक था उसने अंग्रेजों को भी जो सुनहरा फरमान दिया था कि कर मुक्त व्यापार करने का, तो उन्हें लगता है कि हमें भी गोलकुंडा के शासक से मिलना चाहिए और हमें व्यापार की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। यही सोचकर फ्रांसिस्को कैरो जो था वो गोलकुंडा के शासक के पास जाता है और वहाँ जाने के बाद वो उनसे कहता है कि आपने अंग्रेजों को, डचों को और सभी को व्यापार करने की अनुमति दी है और हमें भी व्यापार करने की अनुमति दीजिए। अब गोलकुंडा का जो शासक था वो मान जाता है और उनको मसूलीपट्टनम में उनको कोठी बनाने की आज्ञा दे देता है। इस प्रकार से पहली कोठी जो उनकी बनी थी वो सूरत में और दूसरी कोठी उनकी बन के तैयार हो गई मसूलीपट्टनम में। अब अगर हम मसूलीपट्टनम की बात करें तो हम मसूलीपट्टनम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें मसूलीपट्टनम में, तो क्या मसूलीपट्टनम की कैसी कंडीशन थी। मसूलीपट्टनम में अगर हमें याद है 1611 में अंग्रेज़ों ने भी कोठी खोल ली थी, 1605 में डच की पहली कोठी ही मसूलीपट्टनम में खोली गई थी। यहाँ पर भी बहुत टाइम से डचों और अंग्रेजों का क्या था, घेरा या कब्जा पड़ा हुआ था। अब परिणाम यह निकलता है कि मसूलीपट्टनम में भी इनको मनचाही इनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। अंततः मसूलीपट्टनम में भी इनका व्यापार बहुत अच्छा फलता फूलता नहीं है। अब हम चलते हैं, देखेंगे आगे मद्रास में ही
मसूलीपट्टनम के पास ही, अगर हम बात कर रहे हैं मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाने की इनको आज्ञा किससे मिली? गोलकुंडा के शासक से मिली। गोलकुंडा के शासक से इनको मिली आज्ञा कि ये फैक्ट्री बना सकते हैं मसूलीपट्टनम में। आगे चलकर क्योंकि इनको सफलता नहीं मिलती, इनको ये लगता है कि हमें ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ अन्य फैक्ट्रियाँ ना स्थापित की गई हों दूसरी कंपनियों के द्वारा। तो ये मद्रास में ही सेंट थोमे के पास, मद्रास में ही एक जगह है सेंट थोमे, वहाँ पर जाके जो गोलकुंडा के शासक के अधीन आता है वहाँ पर जाके लूटपाट मचाते हैं, कब्जा करने लगते हैं। डच ये जानकारी गोलकुंडा के शासक को देते हैं और गोलकुंडा के शासक इस बात से बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ हो जाते हैं। किससे? फ्रांसीसियों से। और फ्रांसीसियों को जो उन्होंने मसूलीपट्टनम कोठी दी थी वो से भी उनको बाहर निकाल देते हैं और मद्रास से डच और गोलकुंडा के शासक दोनों ही मिलकर ये फ्रांसीसियों को मद्रास से बाहर फेंक देते हैं। अब मद्रास से वो बाहर चले गए। इस तरीके से अगर हम देखें तो मसूलीपट्टनम भी उनके हाथ से चला गया। बचा सूरत में उनको इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि वहाँ वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तब क्या करते हैं वो 1773 में ये बात पता चलती है फ्रैंको मार्टिन को, ये फ्रांस के शासक को पता चलती है। तब नए कंपनी के डायरेक्टर बना के भेजे जाते हैं फ्रैंको मार्टिन आते से ही क्या करते हैं, वो जाते हैं वालीकोंडापुरम जो है ये हैदराबाद के निज़ामी रियासत के अंतर्गत आता है। हैदराबाद के निज़ामी रियासत के अंतर्गत आता है वालीकोंडापुरम। यहाँ के सूबेदार शेर खां से ये आज्ञा मांगते हैं कि हमें आप व्यापार करने के लिए कोई थोड़ी जगह दे दीजिए। शेर खां लोदी इनको एक गांव देता है और इसी गांव में ये एक शहर बसाते हैं जिस शहर को जाना जाता है पौंडीचेरी के नाम से, और हमें पता है कि पौंडीचेरी जो शहर बसाया गया है इसको बसाने का श्रेय फ्रैंको मार्टिन जो कि एक फ्रांसीसी डायरेक्टर था उसको जाता है। तो यहाँ पे ये पौंडीचेरी में शहर बसाते हैं और इसको बहुत विकसित करते हैं और यहाँ पे अपना एक किला बनाते हैं फोर्ट लुई। फ्रांसीसी इसको इतना विकसित करते हैं और यहाँ पर ये बहुत लंबे समय तक के लिए रहते हैं। भारत की आज़ादी के बाद भी 1947 के बाद भी इनका कब्जा जो था वो पौंडीचेरी पर 1954 तक था। 1954 तक इनका कब्जा था और भारत से इनको ऑपरेशन विजय के तहत इनको फिर भगाया गया था। तो ये रही बात यहाँ 1773 तक की कि किस तरीके से फ्रैंको मार्टिन ने आखिर पौंडीचेरी में ये किया। फ्रैंको मार्टिन ने पौंडीचेरी से अपना व्यवसाय शुरू किया। अब इनका व्यवसाय जो था पौंडीचेरी अगर हम देखें तो ये यहाँ पे कोरोमंडल तट के पास पड़ता है, तो यहाँ से अब इनका व्यापार बहुत अच्छे से थोड़ा फलने फूलने लगा था। अब इनके दिमाग में आता है कि अब तो इनका मद्रास का हो गया, क्योंकि अब आप अगर फ्रांसीसियों को देखोगे तो पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई, यहाँ मद्रास में पौंडीचेरी पर किला बनाया है, आराम से व्यापार कर रहे हैं। अब ये सोचते हैं कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए, बंगाल में जाना चाहिए। तो अब ये बंगाल जाने की सोचते हैं। और अब नेक्स्ट सेशन में बंगाल में 1673 में बंगाल का नवाब रहता है जिसका नाम रहता है शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दे दी जिसका नाम था चंद्रनगर में इनको जगह मिल गई और चंद्रनगर में ये अपनी नई कोठी बनाते हैं और जिसको कहा जाता है फोर्ट ऑरलियंस कहा जाता है। यहाँ पे बंगाल में शाइस्ता खां ने इनको चंद्रनगर दिया और यहाँ पे ये एक नई कोठी बनाते हैं बंगाल में। अब ये बंगाल में पहुँच गए हैं। बंगाल में हमने पढ़ा था कि बंगाल में तो ऑलरेडी डच और अंग्रेज हैं, क्योंकि हुगली पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य किया हुआ है, वो भी बंगाल में, और डच भी हैं। शुरू में इनकी झड़प हो जाती है किनकी? फ्रांसीसियों और डचों की लड़ाई हो जाती है। फ्रांसीसियों और डचों की जब लड़ाई होती है तो जो डच रहते हैं ये क्या करते हैं कि ये जो पौंडीचेरी के किले पर जो फ्रांसीसी का किला है, पौंडीचेरी का किला जो रहता है जिसको फोर्ट लुई के नाम से जाना जाता था, उस पर कब्जा कर लेते हैं। और डच लगातार 5 साल तक कब्जा करने के बाद फ्रांसीसी और डचों के बीच एक संधि होती है। डचों के बीच जो संधि होती है उसे कहा जाता है रिजविक की संधि।
और इस संधि के दौरान जो डचों ने पौंडीचेरी का किला या फोर्ट लुई लिया था, पौंडीचेरी का किला, वो वापस फ्रांसीसियों को लौटा देते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से बंगाल में जाते ही डच और फ्रांसीसी का क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। बाद में संधि हो जाती है और दोनों एक दूसरे का क्षेत्र क्या कर देते हैं, रिजविक की संधि के द्वारा लौटा दिया जाता है। अब अगर हम देखें तो फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार में स्थित माहे व 1739 में करिकल पर उन्होंने क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो मॉरिशस कहाँ है, ये हम एक बार देख लेते हैं मैप में। तो अगर हम मॉरिशस को देखते हैं तो ये साउथ अफ्रीका है और ये साउथ अफ्रीका के साथ यहाँ मेडागास्कर है और मेडागास्कर के पास आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो मॉरिशस है। मॉरिशस में आप ये देखोगे एक पोर्ट बना है, वो लुइस के नाम से ही एक पोर्ट बना हुआ है, जो फ्रांस के क्या थे, राजा थे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो फ्रांसीसियों ने कहाँ कहाँ कब्जा किया है, फ्रांसीसियों ने अपनी कहाँ कहाँ पकड़ बनाई थी। तो आप देखोगे यहाँ बंगाल में चंद्रनगर, सूरत पे उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली, यहाँ केरला के पास माहे में उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री खोल ली है, और फिर पुदुचेरी में अपना किला बनाया है, और पुदुचेरी में ही एक क्षेत्र आता है जिसको कहा जाता है कराईकल, यहाँ पर कब्जा किया। तो भारत में कब्जा तो किया ही साथ मॉरिशस आपको लोकेशन अभी दिखाई है, वहाँ पर भी क्या किया इन्होंने, अपना कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अब क्या होगा, अब फ्रांसीसियों का फाइनली क्या होगा, अंग्रेजों के साथ हमको झड़प देखने को मिलेगा, और इस झड़प के द्वारा अंग्रेज जो हैं वो फ्रांसीसी कंपनी को पूरी तरीके से पराजित करके भारत से खदेड़ देंगे, और जो हमको अंततः मतलब जो फाइनली जो कंपनी हमको भारत पर दिखेगी या भारत पर जिसका अस्तित्व दिखेगा वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी। तो हम यही देखेंगे कि 1642 के बाद अगर हम भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप हुई, और अगर हम देखेंगे तो अगला फ्रांसीसी गवर्नर जो 1742 में आएगा वो डुप्ले रहेगा। परिणाम ये निकलेगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध होंगे। जो 3 युद्ध जाने जाते हैं वो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। कर्नाटक जो क्षेत्र है ये कोरोमंडल तट पर आता है। कोरोमंडल तट जो होता है वो हम इस क्षेत्र को, हम ये जो तट है, ये पूर्वी तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं और पश्चिमी तट को हम मालाबार तट कहते हैं। तो जो कर्नाटक युद्ध हुए यह क्षेत्र कोरोमंडल तट पर अवस्थित था। लगभग 20 वर्षों तक दोनों कंपनियों के मध्य यह संघर्ष चलता रहा। अंततः अंग्रेज जो थे वो पूरी तरीके से विजयी हो जाते हैं। तो जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे फ्रेंड्स, पहला कर्नाटक युद्ध 1646 से 48 तक, 1746 से 1748 तक, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक। फ्रेंड्स इन 3 युद्धों के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ है कि इन 3 युद्धों के बाद से जो अकेली कंपनी बचती है वो जो रहती है वो अंग्रेजी कंपनी रहती है, और उसी का हम प्रभुत्व भारत में देखेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड प्लीज़ अगर आपको ये सच में यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।